हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक ऑफसेट माइक्रोमीटर। तो आज हम बात करेंगे ऑफसेट माइक्रोमीटर के बारे में। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। तो ऑफसेट माइक्रोमीटर क्या है और इसका यूज क्या है, इसका बनावट क्या है, इसका लिस्ट कौन क्या है, ये सब हम टोटल चीज आज जानेंगे। तो ऑफसेट माइक्रोमीटर या एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। दिस इज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र है और हम इससे सूक्ष्म माप ले सकते हैं। अब सूक्ष्म माप कहेंगे किसको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये स्टील रूल से अगर हम तुलना करके बताएंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे स्टील रूल से हम जो माप लेते हैं, हमारा जो लीस्ट काउंट होता है स्टील रूल का, वो 0.5 mm होता है मीट्रिक सिस्टम में। तो 0.5 mm जो होता है मतलब 1 mm का आधा, है ना, 1 mm का आधा भाग हम माप ले सकते हैं। मतलब 1 mm का दूसरा भाग तक ही हम माप ले सकते हैं, जो कि 0.5 mm है। लेकिन अगर हमको 1 mm का 100वां भाग अगर मापना हो तो ये बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। मतलब 1 mm का 100वां भाग आप समझ सकते हैं कितना सूक्ष्म हो जाएगा। तो ये ऑफसेट माइक्रोमीटर से पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे और अगर हम समझते हैं कि ये 0.5 जो है, ये लीस्ट काउंट जो ये स्टील रूल का है 0.5 mm। लेकिन अगर हमको 0.4 mm लेना हो तो यहाँ स्टील रूल हमारा फेल हो जाएगा। स्टील रूल से हम 0.4 mm का माप नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑफसेट माइक्रोमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑफसेट माइक्रोमीटर जो है ये सूक्ष्म मापी यंत्र है और इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हो जाएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट हम किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई माप सकते हैं। तो आइए हम इसका सबसे पहले बनावट में देखते हैं कि क्या क्या है, इसका बनावट में क्या क्या है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं कि ऑफसेट माइक्रोमीटर है क्या। इससे तो इंट्रोड्यूस हो लिए कि ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है और इसका प्रयोग किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मापने के लिए करते हैं। अब इसका बनावट अगर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं कि एक सी आकार का एक आपको कुछ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम। एक नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेम। ठीक है, दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं कि फ्रेम का एक छोर पर, एक किनारा पे ये एक कुछ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एनविल। इसको एनविल बोलते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि फ्रेम का ये दूसरा छोर पर ये क्या, एक बेलना का रॉड जैसा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल। ठीक है, और फ्रेम में ही हम एक चीज देख रहे हैं कि स्क्रू के जैसा हमको कुछ दिख रहा है, इसका क्या नाम हो जाएगा? लॉक नट। लॉक नट। लॉक नट का काम क्या है दोस्त? जब हम ऑफसेट माइक्रोमीटर से रीडिंग ले लेते हैं तो उसको वो रीडिंग बाद में इधर उधर ना आगे पीछे मूव हो जाए, इसीलिए लॉक नट से क्या करते हैं, रीडिंग ले लेने के बाद, किसी जॉब का मेजर कर लेने के बाद हम लॉक नट से लॉक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 5 नंबर में ये एक बेलनाकार भाग है। ठीक है, और ये बेलनाकार भाग, ये 5वां, इसका ये नाम हो जाएगा स्लीव। स्लीव या बैरल। ये बेलनाकार भाग को स्लीव कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? बैरल। तो स्लीव या बैरल आप कुछ भी बोल सकते हैं। छठा में हम देख रहे हैं कि छठा में भी एक कुछ बेलनाकार भाग है और थोड़ा सा बेवल किया हुआ है, तो इसका नाम है, ये करीब यहाँ तक आपका कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका नाम होता है थिम्बल। थिम्बल। और थिम्बल में आप देख रहे हैं कि नर्लिंग क्या हुआ है। ये नर्लिंग क्यों हुआ रहता है? जब हम ऑफसेट माइक्रोमीटर को जब यूज करते हैं तो थिम्बल को जब हम रोटेट करते हैं थंब के सहारे, अपने अंगूठे के सहारे, तो क्या होता है कि ये इसमें फिसलन ना हो, मतलब अच्छी ग्रिपिंग पावर मिले, इसलिए नर्लिंग क्या हो रहता है थिम्बल पे। और ये लास्ट वाला जो भाग है ये भी नर्लिंग क्या हो रहता है, और इसको कहते हैं रेचेट स्टॉप।
रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप का काम क्या है दोस्तों? एक समान प्रेशर देना। जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कोई अधिक प्रेशर लगाता है इसको घुमाने में, कोई कम प्रेशर लगाता है, तो हमको एक समान प्रेशर देने के लिए हम रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए हम रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब ये एनविल और स्पिंडल जब आपस में कोइंसाइड कर जाता है, आपस में मिल जाता है, जॉब के आपस में टच हो जाता है, तब हम रेचेट स्टॉप से 2-3 क्लिक लेते हैं। उसके बाद उससे एक समान प्रेशर मिलता है और फिर वहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं और लॉक करके सारे हम क्या करते हैं, उस रीडिंग को लॉक कर देते हैं और आसानी से माइक्रोमीटर पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले और हम जानने के लिए पहले देखेंगे ये बैरल पे कुछ ग्रेजुएशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ग्रेजुएशन, जो यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो बैरल का हम कुछ भाग दिखाए हैं इधर और ये थिम्बल का कुछ भाग इधर दिखाया है। तो बैरल पे जो होता है एक डेटम लाइन होता है, ये एक सीधा जो लाइन होता है इसको डेटम लाइन बोलते हैं और डेटम लाइन के ऊपर में ये मेन डिवीजन बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है? मेन डिवीजन। और ये डेटम लाइन के नीचे जो बना हुआ रहता है इसको सब डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन बोलते हैं। और ये जो बैरल या स्लिप पे जो ये ग्रेजुएशन बना होता है इसको यहाँ और अच्छे समझिए। मतलब ये जो ऊपर में बना हुआ है डेटम लाइन के ऊपर, ये डेटम लाइन है, ठीक है, और डेटम लाइन के ऊपर में जो बना हुआ है इसको बोलते हैं मेन डिवीजन और इसके नीचे जो बना हुआ है डेटम लाइन के नीचे इसको बोलते हैं सब डिवीजन। तो ये लीनियर ग्रेजुएशन होता है। बैरल पे कौन सा ग्रेजुएशन होता है? लीनियर ग्रेजुएशन होता है, रेखीय चिन्ह होता है। ठीक है, और ये जो थिम्बल होता है, थिम्बल में क्या होता है, इस तरीके से सर्कुलर में ग्रेजुएशन होता है। क्या होता है? थिम्बल में सर्कुलर में ग्रेजुएशन होता है। तो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है कि लीनियर ग्रेजुएशन किस पे बना होता है, स्लिप या बैरल? तो आप लोग वहां ऑप्शन टिक कर सकते हैं स्लिप पर। और अगर पूछेगा सर्कुलर ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर पे कहां पे बना हुआ रहता है, तो थिम्बल पे बना हुआ रहता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और लीनियर जो ग्रेजुएशन होता है वो 0 से 25 तक होता है टोटल। लीनियर ग्रेजुएशन जो होता है हाफ mm और 1 mm मिलाकर टोटल 0 से 25 होता है लीनियर ग्रेजुएशन। और सर्कुलर ग्रेजुएशन जो होता है वो 0 से 50 तक होता है। सर्कुलर ग्रेजुएशन जो थिम्बल पे बना हुआ रहता है वो कितना होता है दोस्तों? 0 से 50 होता है। ठीक है, और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ करेंगे कि ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में इसको पहले हम इसका यूज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? एरर चेक करते हैं। क्या करते हैं? एरर चेक करते हैं। तो एरर कैसे चेक करेंगे? जब हम आउटसाइड माइक्रोमीटर को ले लेंगे और जब इस थिम्बल को हम इस तरह से क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या होगा कि एनविल और स्पिंडल आपस में टच कर जाएगा और ये जो स्लीप का जो ये डेटम लाइन है और ये जो थिम्बल का ये जो बेवल एज है ये आपस में कोइंसाइड करेगा, आपस में कोइंसाइड कर जाएगा। एनविल और स्पिंडल आपस में जब यहाँ पे कोइंसाइड कर दिया तो स्लीप का डेटम लाइन का 0 और थिम्बल का बेवल एज का 0 भी आपस में कोइंसाइड कर जाएगा। तो समझ लीजिए वहां पे 0 एरर नहीं है। और अगर नहीं कोइंसाइड कर रहा है तो 0 एरर है। अब क्या 0 एरर है? जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, अगर ये डेटम लाइन है स्लिप का, ये एक डेटम लाइन है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्लिप का क्या है, ये एक डेटम लाइन है और ये बेवल एज है। तो ये बेवल एज है, इसका मान लीजिए 0 और इसका 0 कोइंसाइड कर दिया तो समझ लीजिए एरर नहीं है। लेकिन अगर ये कोइंसाइड नहीं करता है, मान के चलिए ये 0 यहाँ ऊपर आ जाता है या तो एक 0 या तो ये 0 यहाँ नीचे आ जाता है। अगर मान लीजिए पहले ऊपर समझिए, अगर ऊपर चला गया है ना, आगे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एरर हो जाएगा। और अगर ये 0 समझ लीजिए ये डेटम लाइन से नीचे रहेगी, यहाँ रहेगी, तो समझिए पॉजिटिव एरर है। और अगर ये 0 ऊपर चला गया तो डेटम लाइन से, अगर ये 0 डेटम लाइन से ऊपर आ गया तो समझिए नेगेटिव एरर है। तो एरर पर हम एक विस्तार से और बात करेंगे, पर यहाँ आगे और हम कुछ समझेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी हम लोग समझ गया कि 0 से 25 mm का जो 0 से 25 mm का रेंज का जो हमारा माइक्रोमीटर होता है इसको
जीरो एरर कैसे चेक करते हैं, यह याद रखिएगा कि जब भी हम एरर चेक करेंगे तो 0 से 25 mm का जीरो एरर चेक करने के लिए आपस में एनविल और स्पिंडल को कोइंसाइड कर देते हैं और डेटम लाइन का जीरो, डेटम लाइन का स्लिप पर जो डेटम लाइन का जीरो है वो थिम्बल के बेवल एज के जीरो से आपस में मिल जाए तो समझिए जीरो एरर नहीं है, और अगर नहीं मिल रहा है तो जीरो एरर है। लेकिन ये 0 से 25 का अगर मान लीजिए चलिए आपके पास माइक्रोमीटर नहीं है, वो 25 से 50 के रेंज का माइक्रोमीटर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम फिर टेस्ट पीस लगा के उसके जीरो एरर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले चलिए रेंज का बात करते हैं कि माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है वो कितना से कितना होता है। तो वो 25-25 mm के रेंज का हमारे पास माइक्रोमीटर पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर जो रेंज का पाया जाता है कितना, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150। मतलब हम कह सकते हैं कि 0 से 150 mm का रेंज का माइक्रोमीटर होता है, लेकिन वो डायरेक्टली 0 से 150 mm का नहीं होता है, वो 25-25 का रेंज में होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो अभी हमने जो एरर देने के लिए सिखाया था वो 0 से 25 mm का सिखाया था। और सबसे बड़ी बात, आप जिस माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे तो हम उसका फ्रेम पर क्या होगा कि आपको उसका रेंज और उसका लीस्ट काउंट आपको दर्शाया हुआ रहेगा। तो देख सकते हैं ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है 0 से 25 रेंज का है और इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेंज को हम समझ गए और उसके जीरो एरर को कैसे चेक करते हैं ये भी समझ गए। लेकिन अगर 25 से 50 mm का रेंज का अगर मेरे पास माइक्रोमीटर है तो उसका जीरो एरर चेक करने के लिए हम 25 mm का टेस्ट पीस लगाकर हम चेक करेंगे। अगर वो 50 से 75 mm का रेंज का मेरे पास माइक्रोमीटर है तो उसके लिए टेस्ट पीस हम 50 mm का लगा के चेक करेंगे। मतलब वो जितना पहले से वो खुला हुआ रहेगा, माइनस रहेगा, उतना हम क्या करेंगे, उतना का टेस्ट पीस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए 25 से 50 mm का रेंज का मेरे पास माइक्रोमीटर है, तो हम वहां पे 25 mm का पहले से क्या है उसमें टेस्ट पीस वो 25 mm पहले से खुला हुआ रहेगा। वो आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या होगा, 25 mm पहले से खुला हुआ रहेगा और वहां पे 25 mm का टेस्ट पीस लगा के उसी तरह एनविल और स्पिंडल को आपस में कोइंसाइड करेंगे और स्लीव का डेटम लाइन का जीरो और थिम्बल का बेवल एज का जीरो आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, तो समझिए जीरो एरर नहीं है। अगर यही कंडीशन 50 से 75 वाला अगर रेंज का मान के चलिए मेरे पास माइक्रोमीटर है कितना, 50 से 75 mm का, तो उसमें जो अब हमको उसको जीरो एरर चेक करने के लिए क्या होगा कि 50 mm का टेस्ट पीस हमको लगाना होगा, क्योंकि वो 50 में पहले से वो माइक्रोमीटर में खुला हुआ रहेगा। तो 50 mm का टेस्ट पीस लगाएंगे, एनविल और स्पिंडल को आपस में कोइंसाइड करेंगे, तो इधर स्लीव का डेटम लाइन का जीरो और बेवल एज का जीरो भी आपस में क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो समझ लीजिए जीरो एरर नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए जीरो एरर है। ठीक है, तो रेंज भी हम लोग समझ गए। अब आइए अब हम लोग समझते हैं एक इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो इसका लीस्ट काउंट जो निकाला जाता है, लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, उसका अल्प माप, मतलब सूक्ष्म, मतलब सबसे छोटा माप, ये इससे ज्यादा नीचे नहीं माप सकेगा। तो इसीलिए अभी हमने बताया कि जैसे स्टील रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 माइक्रोन तक माप ले सकते हैं, लेकिन हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है 10 माइक्रोन में माप देता है। मतलब हम कह सकते हैं 1 mm का 100वां भाग तक माप देता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो सोचिए 1 mm का 100वां भाग कितना सूक्ष्म हो गया, एक तरह बाल से के जैसा पतला, मतलब बारीक चीज को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला होता है। तो पहले समझिए लीस्ट काउंट निकालने से पहले कि जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल का कुछ भाग प्लेन होता है और कुछ भाग में चूड़ी कटी हुई होती है। क्या, कुछ भाग प्लेन और कुछ भाग चूड़ी कटी हुई होती है, जो कि चूड़ी जो कटा हुआ रहता है वो अंदर में रहता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन और बनता है, ये पूछता है कि स्पिंडल किससे जुड़ा हुआ रहता है। स्पिंडल जो है थिम्बल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और फ्रेम से कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है, तो फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है बैरल या स्लीव या बैरल जो होता है वो फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है और स्पिंडल जो है थिम्बल से जुड़ा हुआ रहता है। तो स्पिंडल कुछ भाग प्लेन होता है, कुछ भाग में चूड़ी कटी हुई होती है। तो जो चूड़ी कटी हुई होती है तो वो 0.5 mm के बीच में कटी हुई होती है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले हम चूड़ी का बात कर लेंगे। इस तरह से मान के चलिए कोई प्लेन भाग में चूड़ी कटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चूड़ी कटा हुआ है
तो ये V थ्रेड कटा हुआ रहता है, स्पिंडल पे कौन सा थ्रेड, V थ्रेड कटा हुआ रहता है। और एक चूड़ी से, ये मान लीजिए जो चूड़ी कटा हुआ था, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। और पिच को P से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, पिच। एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी पिच कहलाती है, और पिच को हम लोग P से डिनोट करते हैं। और इसका जो मान होगा यहाँ पे 0.5 mm होगा, कितना, 0.5 mm होगा, ये समझ लीजिए पहले, तब आप लीस्ट काउंट को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखेंगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच बटा थिम्बल के कुल भागों की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पिच बटा थिम्बल के कुल भागों की संख्या। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि पिच कितना होता है, हमारा जो स्पिंडल पे जो दूसरे छोर पे जो चूड़ी कटी हुई होती है, तो पिच का मान कितना होता है, 0.5। ठीक है, कितना, 0.5। ठीक है, और थिम्बल पे कुल भागों की संख्या, जैसे भी हमने कुछ देर पहले बताया था, जो थिम्बल पे सर्कुलर डेविएशन जो होता है वो 0 से 50 mm 0 से 50 भाग में होता है, कितना, 50 डिवीजन में होता है। तो हम यहाँ पर थिम्बल के कुल भागों की संख्या 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको पॉइंट हटा दीजिए, तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, पॉइंट अगर हटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो 5 बटा 500, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.01 mm। याद रखिएगा कि mm जो होता है ये मीट्रिक सिस्टम में होता है, और मीट्रिक सिस्टम का वो इंच कहलाता है। तो इंच में इसका जो होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर का अगर हम लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आया मीट्रिक सिस्टम का आया, इंच का अगर बात करेंगे तो 0.001 इंच। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सिस्टम, याद रखिए ये ब्रिटिश सिस्टम है और ये मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लीस्ट काउंट भी निकालने के लिए सीख गए। अब आइए देखते हैं इसका रीडिंग लेने के कि रीडिंग कैसे लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग लेना। जैसे मान के चलिए आउटसाइड माइक्रोमीटर से इस चौक की डायमीटर हम चेक किए, ये चौक है मेरे पास, इस चौक पे जो हम डायमीटर चेक करेंगे, ये डायमीटर जब हम चेक किए तो मान के चलिए सपोज दैट मेरे पास 5.49 आया, ये एक मेजर आया। तो इसमें अब क्या क्या वैल्यू आया ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखिए, रेंज, क्या लिखिए, रेंज। तो ये जो 5.49 है, ये जो मेजर हुआ किसके रेंज में मेजर हुआ, तो 0 से 25 mm के माइक्रोमीटर के रेंज में हम मेजर किए थे। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 25 mm। ठीक है, अब अगर इसके जीरो रीडिंग का बात करें, जीरो रीडिंग का अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा कि जीरो रीडिंग क्या होता है, जो रेंज का माइक्रोमीटर होता है उसका शुरुआत मतलब वो जीरो रीडिंग होता है। जैसे 0 से 25 mm का अगर मेरा माइक्रोमीटर है मेरे पास, तो उसका जीरो रीडिंग क्या होगा, 0। अगर 25 से 50 mm का अगर मेरे पास माइक्रोमीटर है तो उसका जीरो रीडिंग क्या होगा, 25। अगर मेरे पास 100 से 125 तक अगर रेंज का मेरे पास माइक्रोमीटर है तो उसका जीरो रीडिंग हो जाएगा 100। तो यहाँ पे इसका जीरो रीडिंग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आगे लगा सकते हैं। आगे कुछ देखिए, ये मेन डिवीजन का वैल्यू जैसे कि हम बताए थे कि डेटा लाइन के ऊपर वाला सारा मेरा मेन डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, सारा मेन डिवीजन होता है जो 1 mm में होता है। तो उसका वैल्यू लिख लीजिए 1 mm गुना, यहाँ पे देखिए मेन डिवीजन कितना मिला, 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, सब डिवीजन की वैल्यू क्या होता है, 0.5, जो कि हम बताए थे कि डेटा लाइन के नीचे वाला सारा ये क्या है, सब डिवीजन है। तो सब डिवीजन क्या है, 0.5 होता है। जैसे पहले थोड़ा सा यहाँ समझिए कि जब भी हम माइक्रोमीटर को अगर हम खोलेंगे या बंद करेंगे एक चक्कर, मतलब जैसे 0 से शुरू करके वापस वही 0 पर आएंगे, तो हमारा जब भी माइक्रोमीटर एक चक्कर में खुलेगा तो कितना खुलेगा, 0.5 खुलेगा। कितना खुलेगा, 0.5। दूसरा चक्कर में भी अगर हम जब उसको घुमाएंगे और खोलेंगे माइक्रोमीटर तो कितना खुलेगा, 0.5 ही खुलेगा। लेकिन वो टोटल रीडिंग कितना कहना जाएगा, 1 mm। मतलब हम जब भी एक चक्कर घुमाते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल को, एक चक्कर रोटेट करते हैं तो 0.5 mm खुलता है, 0.5 mm का गेप बनता है, क्योंकि स्पिंडल पर जो
पिच है वो 0.5 mm का है इसलिए, ठीक है। तो जब भी प्रत्येक चक्कर में वो अपना 0.5 खोल रहा है, लेकिन अगर हम 2 चक्कर हम घुमाए थिम्बल को खोले तो फिर वो कितना खुलेगा, टोटल 1 mm खुलेगा, लेकिन प्रत्येक चक्कर में कितना खुलता है 0.5। अब जितना चक्कर खुले मतलब घुमाएंगे हम तो आप उसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर 2 चक्कर घुमाए तो 2 × 0.5 तो 1 mm खुला, 3 चक्कर घुमाए मतलब 3 चक्कर खोले तो 1.5 mm खुलेगा। इस तरीके से आप आगे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रीडिंग लेना जान रहे थे तो सब डिवीजन का वैल्यू कितना होता है 0.5, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.5 से ये ऊपर नहीं है नीचे है, तो 0.5 से ऊपर या 0.5 मिलेगा तो सब डिवीजन मिलेगा और नहीं तो सब डिवीजन नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा कि सब डिवीजन जब भी मिलेगा एक मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 सब डिवीजन मिलकर 1 mm बन जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ सब डिवीजन क्या हुआ, नहीं मिला, तो उसको हम 0 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि नहीं मिला मतलब 0, तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.00, ठीक है। अब थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01, ये सब पहले आप वैल्यू लिख लीजिएगा। थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है 0.01, तो 0.01 जो हमारा लीस्ट काउंट आया था आउटसाइड माइक्रोमीटर का वही थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है। तो थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.01, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थिम्बल यहाँ पे कितना है 49, इसका मतलब यहाँ पे मेरा 49 थिम्बल डिवीजन मिला। तो ये इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.49, आप टोटल को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.49 रीडिंग आएगा। एक रीडिंग और इसमें हम समझाते हैं आपको, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एक रीडिंग और यहाँ पे समझिए, सपोज दैट मान के चलिए हम किसी चीज का इस चौक की लंबाई हम मेजर किए, आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम किसी चौक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई माप सकते हैं। तो इसको हम मेजर किए, इसका लंबाई सपोज दैट मान लीजिए आया 26.5 आया, ठीक है। तो 26.5 आया तो फिर आपको उसी तरह देखना होगा कि ये किसके रेंज में है। तो यहाँ रेंज में किसके रेंज में है 25 से 50 mm के रेंज में ये हमारा माप है। ये जो माप है, जो मेजर आया इस चौक की लंबाई हम जो 26.5 बनवाया 0 से 25 वाला के रेंज में हम लोग नहीं ले सकते हैं। किसके रेंज में ले सकते हैं ये माप 25 से 50 वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा आपका 25 से 50 रेंज। अब अगर जीरो रीडिंग का बात करें, जीरो रीडिंग का, तो यहाँ पे जीरो रीडिंग कितना हो जाएगा 25, ठीक है, जीरो रीडिंग 25। मेन डिवीजन का बात करेंगे तो मेन डिवीजन यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जो मेरा जो जीरो रीडिंग आया वो जीरो रीडिंग को टोटल रीडिंग में माइनस कर देंगे। तो यहाँ जब माइनस कर देंगे 25, 26.51, 51 में, तो मेरा कितना बच रहा है 1 mm, है ना। देखिए ये याद रखिएगा कि पॉइंट से पहले वाला mm इसमें सिर्फ मेन डिवीजन होता है, पॉइंट से पहले वाला में सिर्फ मेन डिवीजन होता है, पॉइंट के बाद वाले में 2 चीज होता है, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। तो यहाँ पॉइंट से पहले वाले में सिर्फ ये टोटल मेन डिवीजन है और हम जीरो रीडिंग माइनस कर दिए तो बचा 1, और हम जानते हैं कि मेन डिवीजन का वैल्यू 1 होता है और गुना 1, क्योंकि 1 मेन डिवीजन बचा ना यहाँ पर, तो इसको जब गुना कर देंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब सब डिवीजन देखेंगे कि सब डिवीजन इसमें है कि नहीं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि 0.5 या 0.5 से ऊपर रहेगा तो सब डिवीजन मिलेगा, तो 0.5 से ऊपर है इसके मतलब सब डिवीजन हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1, और सब डिवीजन 1 मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब डिवीजन का पहले वैल्यू लिख लीजिए 0.5 गुना 1, तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.50, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि थिम्बल डिवीजन हमको मिल रहा है क्या, तो जब हम पॉइंट क्या बात किए थे कि पॉइंट के बाद वाले में 2 चीज मिलेगा, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। तो पॉइंट के बाद वाले में हमको एक सब डिवीजन तो मिल गया, तो यहाँ पे बच कितना रहा, एक मेरा थिम्बल डिवीजन बच रहा है, और थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01 × 1। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01। अब इसको टोटल कर दीजिए 1 5 फिर 5 1 6 और ये 2, 26.51। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब जब मेजर करेंगे तो ये मेजर को कैसे, मतलब इससे क्या क्या मिला, किस रेंज का था, जीरो रीडिंग क्या था, मेन डिवीजन क्या है, सब डिवीजन क्या है, थिम्बल डिवीजन क्या है, ये सब इस तरह से इसको हम
अलग अलग तोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कुछ अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को समय समय पे न्यू टॉपिक्स को लाता रहूंगा, आप लोगों की तैयारी को और इम्प्रूव कराता रहूंगा। ओके, थैंक यू।